नमस्कार दोस्तों। अल्फा ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लेक्चर नाइन्थ जो एथिक्स का है उसमें एथिकल कंसेप्ट की बात करेंगे हम लोग, जिसमें रित है, ऋण है, कंसेप्ट ऑफ ड्यूटी है, कंसेप्ट ऑफ गुड और वर्चू। कंसेप्ट ऑफ गुड की बात करें तो गुड है ना, गुड वैसे तो आम भाषा में क्या है, अच्छा है। पर फिलोसफी की भाषा में गुड अच्छा नहीं होता है, गुड होता है सुख। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। गुड जब भी सोचो फिलोसफी में, एथिक्स में जब भी सोचो तो सुख के बारे में सोचना, अच्छे के बारे में नहीं सोचना। ये एक बात हो गई। फिर रित और ऋण की बात करें तो रित वैसे तो देखो यहाँ पर ऋता भी, आप इसको इंग्लिश मीडियम में हो, इंग्लिश मीडियम में इसको ऋता लिख के आना, क्योंकि हम लोग योग को भी तो योगा ही लिख रहे हैं। तो योग को योगा लिख रहे हैं तो रित को भी ऋता ही लिखना, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो। अपन लोग अब आ जाते हैं अपने बेसिक जो डायग्राम हमने शुरू में बनाया था उसके ऊपर। और वो डायग्राम हम लोग देखें, जस्ट अ सेकेंड। ये तो हमने ये चार्ट की बात की थी। अब ये चार्ट हमने देखा था तो डायमेंशंस ऑफ एथिक्स है ना, नीति शास्त्र के जो आयाम देखे थे, उसमें बेसिस ऑफ ब्रांचेस पे हम लोग नॉर्मेटिव एथिक्स पूरी कवर कर चुके हैं। डीओंटोलॉजिकल में हमने इमानुअल कांट को पढ़ा, भगवत गीता को पढ़ा, और इंट्यूशनिज्म जो अंतः प्रज्ञावादी थे वो देखा। फिर टेलियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंशियलिज्म में हमने सारी चीजें, हेडोनिस्ट कौन होते हैं, यूटिलिटेरियन कौन होते हैं, ये सारी चीजें देखी। वर्चू एथिक्स भी हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने एरिस्टोटल और इन सब की बात की। मॉडर्न आइडियोलॉजी में हम लोग मार्क्सिस्ट, फेमिनिस्ट, ये सारी चीजें कवर कर चुके हैं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो जो पोर्शन है वो पोर्शन है मेटा एथिक्स का। अब मेटा एथिक्स वैसे तो अच्छी खासी लंबी चौड़ी विषय है, पर हमारे पास में जो दिए हुए है पोर्शन, वो ड्यूटी, गुड, वर्चू, रित और ऋण है ना, ये पांच पोर्शन ये हमारे पास में सिलेबस में दिया हुआ है। तो हम लोग इसी की बात करेंगे, है ना, ज्यादा इधर उधर ना भटकते हुए इसकी बात की शुरुआत करते हैं। तो अब देखो, कंसेप्ट में हम लोग सबसे पहले देखें रित का कंसेप्ट, है ना। बाकी धीरे धीरे एक एक करके देखते हैं। तो रित का एक ऐसा कंसेप्ट है कि अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कोई ऐसी चीज है जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय दर्शन में लिखी गई है और जिसके बारे में कहीं पूरे विश्व में और कहीं चर्चा नहीं हुई है, वेस्टर्न फिलोसफी में इसकी कोई चर्चा नहीं है, तो वो एकमात्र ऐसी चीज है, वो है रित। रित ऐसी चीज है, जो पहले साधु होते थे वो वेद पढ़ते थे और उपनिषद पढ़ते थे, ये सारी चीजें पढ़ते थे। और पढ़ने से भी पहले माना तो यही जाता है कि ये सारी चीजें सुन करके लिखी गई हैं, मतलब किसी द्वारा सुनी गई, कहीं से कोई एक विचार सुना गया, कहीं से कोई दूसरा विचार सुना गया, और वो विचार सुन करके उसको बाद में उसको कंपाइल किया गया। तो रित जो कंसेप्ट है, जो साधु खड़े होकर के देखते थे कि कोई ना कोई तो सिचुएशन है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो इतनी बड़ी दुनिया में, इतने बड़े यूनिवर्स में कुछ ऑर्डर मेंटेन कर रहा है। कि अगर सूरज सुबह उग रहा है तो वो एक पर्टिकुलर दिशा से उग रहा है, चांद का जो भी मूवमेंट है, चंद्रमा का जो मूवमेंट है, वो बिल्कुल पर्टिकुलर है। आप पूर्णिमा पे चांद देखो तो पूरा ही दिख रहा है आपको, और साल में जितनी भी बार पूर्णिमा आएगी तो उतनी। तो वो साधु इस अचंभे में थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये ऑर्डर ऐसे मेंटेन रहे। तो ये जो कंसेप्ट है, ये रित का कंसेप्ट है। फिर रित के कंसेप्ट में जो वैसे फिलोसॉफिकल बात पे जाएं तो रित के कंसेप्ट में तीन कंसेप्ट आते हैं। जो रित का कंसेप्ट है वो है यूनिवर्सल चीजों के लिए, है ना, यूनिवर्स में जो चीजें हो रही है, ऐसी चीजें जो एस्ट्रोनॉमिकल हैं, उन चीजों के बारे में ये कंसेप्ट है कि ये जो ऑर्डर बनाया गया है कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा ये ऑर्डर बनाया गया है, जो कभी बिगड़ता ही नहीं है। पूरी दुनिया जब से स्टैब्लिश हुई है, जब से हम लोग जो वेस्टर्न थिंकर, चाहे आप इवोल्यूशनिज्म और सारी चीजें देख लो, कुछ ना कुछ ऑर्डर है जो बना हुआ है। पर ये जो रित के बाद में कंसेप्ट ये लोग बताते हैं, ये बताते हैं कि रित जब दुनिया में आ जाता है, लाइव आ जाता है, तो उसको धर्म का कंसेप्ट बना दिया जाता है। और धर्म का कंसेप्ट भी इसलिए बना दिया जाता है कि जैसे भगवान ने ये ऑर्डर मेंटेन किया है पूरे यूनिवर्स में, वैसे ही हमारी सोसाइटी में वो ऑर्डर मेंटेन करे, तो उसको धर्म का कंसेप्ट बना दिया जाता है। और जब ये धर्म का कंसेप्ट अपने निजी जीवन में आ जाता है तो इसको कर्म का कंसेप्ट बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये चलो ठीक है, इस स्टोरी को छोड़ते हैं अपन एक बार के लिए, क्योंकि ये फिलोसॉफिकल ज्यादा वो है। अपने एथिक्स में जो हमारे मेंस के परस्पेक्टिव से जरूरी है, हम लोग एक एक करके उसकी बात करेंगे। जब ये रित रित का कंसेप्ट जब धर्म में आ जाता है तो ऐसी बात कही जाती है कि धर्मो रक्षति रक्षतः, मतलब आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, है ना। फिर जब ये कर्म पर आ जाती है तो वो बात हो जाती है कि जो जिस करे तासो फल पावे, जो जैसा कर्म करेगा वैसे ही उसको फल मिलेगा। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो हम मैंने पहले ही बताया था, फिलोसफी में बहुत बड़ा नाम है, तो वो तो ऐसे कहते हैं कि धर्म मतलब क्या है, आपके जो रिलीजियस टेक्स्ट है ना, जो रिलीजियस टेक्स्ट है वो धर्म, सिर्फ वही धर्म नहीं है। जो वेदास हैं, जो उपनिषद हैं, या कुरान है, बाइबल है, यही धर्म नहीं है। आपने मान लो कि आप रोड पर चल रहे हो, है ना, और आपने रोड पर चलते हुए किसी सिचुएशन में ये ऑर्डर बना लिया कि ये एक बड़ी रोड है ना, इसमें ये बना हुआ है कि यहाँ पर जाने वाली गाड़ियां हैं, यहाँ पे आने वाली गाड़ियां, ये नियम का पालन करना भी धर्म है। और ये रित का ही कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये सारी बेसिक बातें हैं रित के बारे में। रित लास्ट टॉपिक है एथिक्स का जो थोड़ा समझने जैसा कुछ है। बाकी इसके बाद में जो जो टॉपिक्स आएंगे, वी जस्ट हैव टू रीड इट आउट एंड अंडरस्टैंड द बेसिक्स। उसके बाद में हमको अपनी लैंग्वेज में लिख के आना है। तो ठीक है, एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं एथिक्स के आज लेक्चर नाइन्थ के लिए। तो रित है ना, सबसे पहले ये वैदिक कंसेप्ट है। ये नेचुरल, मॉरल और रिचुअलिस्टिक ऑर्डर ऑफ यूनिवर्स जो है वो इसके द्वारा गवर्न किया जाता है।
ठीक है, नेचुरल, मॉरल और रिचुअलिस्टिक ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स इज गवर्न्ड बाय रिथ। पहले तो इनिशियली इट वाज यूज्ड, जैसे कि मैंने बताया कि रिथ था इनिशियली, रिथ तो यूनिवर्सल ऑर्डर के लिए यूज हो रहा था, नेचुरल ऑर्डर के लिए यूज हो रहा था। उसके बाद में ये कंसेप्ट बना किसका, धर्म का। उसके बाद में ये कंसेप्ट बना किसका, कर्म का। तो वैसे इनिशियली इट वाज यूज्ड फॉर नेचुरल ऑर्डर लाइक फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, चेंजेस ऑफ सीजन, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड व्हेन हंग्री, वाटर व्हेन थर्स्टी, एयर टू ब्रीथ। तो ये इतना सारा जो ऑर्डर है, ये मतलब सोचने वाली बात साधुओं के लिए, और जो उस टाइम पर, उस टाइम के जो स्कॉलर्स होते थे उनके लिए ये थी कि ये बना हुआ कैसे है। फिर लेटर ये जो कंसेप्ट था, रिथ वाज आल्सो यूज्ड फॉर मॉरल और रिचुअलिस्टिक ऑर्डर, है ना। बाद में ये मॉरल ऑर्डर के लिए और रिचुअलिस्टिक ऑर्डर के लिए भी बना दिया गया कि आप जब धर्म की बात कर रहे हो तो आप सोसाइटी में ऑर्डर चाहते हो, जैसा भगवान ने ऑर्डर बनाया पूरे यूनिवर्स में, वैसा आप ऑर्डर चाहते हो किसमें, सोसाइटी में। इसलिए आपने धर्म का कंसेप्ट ओरिजिनेट किया। और जब कर्म का कंसेप्ट आता है तो वैसा ही आप जो सिस्टम है, वैसा ही जो एक ऑर्डर है जो नेचर में मेंटेन किया हुआ है, जो धर्म ने सोसाइटी में मेंटेन किया, वो चाहते हो कि आप अपने अंदर भी, कि आप कहते हो कि हे भगवान, मेरे अंदरूनी स्तर पे भी आप एक ऐसा ऑर्डर बना के रखो कि कभी कुछ कोई परेशानी मुझे ना आए। तो ड्यूटीज ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन सोसाइटी आर डिसाइडेड, जैसे ड्यूटीज हर इंडिविजुअल की सोसाइटी में डिसाइडेड है, बिकॉज ऑफ इट्स मॉरल ऑर्डर ऑफ सोसाइटी इज मेंटेन्ड। द लॉ ऑफ कर्म, जो लॉ ऑफ कर्म है, ऑल्सो फंक्शंस अकॉर्डिंग टू रिथ, रिथ के अकॉर्डिंग ही लॉ ऑफ कर्म भी फंक्शन करता है। और कंसेप्ट ऑफ धर्म इज ऑल्सो बेस्ड ऑन रिथ इन वेदास, प्रेयर दैट वी शुड लिव लाइफ अकॉर्डिंग टू नेचर, है ना। जो वैसे आपने अपन ने जो पहले फिलोसफी पढ़ी थी स्टोइसिज्म, है ना, स्टोइक्स भी यही बात कर रहे हैं। हम लोग ये बात कई हजार वर्षों पहले कर चुके हैं। ऋतस्य यथा प्रेत, ये मतलब वेदों में ये बेसिक कंसेप्ट है कि ऋतस्य यथा प्रेत है, जो कह रहा है कि धर्म में भी, मतलब आप ऐसी सोसाइटी में भी ऐसा ऑर्डर मेंटेन करें जैसा अपने नेचर में मेंटेन ऑर्डर किया है। ये भगवान से आप प्रार्थना करते हो। फिर रिथ कैन नॉट बी वायलेटेड, अगर रिथ वायलेट होगी तो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना। जो ट्राई करेगा वायलेट करने की, पर्सन विल बी पनिश्ड। और पनिशमेंट कैसी होंगी वो देखो आप, वरुण जो है वो प्रोटेक्टर ऑफ रिथ माने जाते हैं, ऋतस्य गोपा उनको टर्म दी गई है। फिर द कंसेप्ट ऑफ रिथ इज ऑल्सो रिलेवेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे है, पब्लिक वेलफेयर जो है उसके लिए पब्लिक ऑर्डर नेसेसरी है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सारी चीजें बनाई गई हैं। तो ये क्या है, ये ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ही तो है, और अगर कोई ये वायलेट करेगा तो उसको पनिश किया जाएगा। और फिर इन एडमिनिस्ट्रेशन एवरीवन शुड फुलफिल देयर ड्यूटीज, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन में सबको अपनी अपनी ड्यूटीज फुलफिल करनी है, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है किसके बारे में, रिथ के बारे में। अब देखते हैं ऋण, ऋण का जो कंसेप्ट है वो क्या है। जो ऋण का कंसेप्ट है वो देखो, हम लोग बेसिक भाषा में ऋण को समझें तो इंग्लिश में इसको डेप्ट और डेट कह देते हैं, या फिर अपन हिंदी में या फिर लोकल लैंग्वेज में बात करें तो ये उधारी है, ठीक है। तो ये सच में ये उधारी है। अब ये ऋण जो वैदिक कंसेप्ट है उसके बारे में क्या बात है कि अकॉर्डिंग टू इट पर्सन इज इंडेड टूवर्ड्स पेरेंट्स, एंसेस्टर्स, टीचर्स एंड गॉड्स, है ना, फॉर द मटेरियल एंड सोशल लाइफ बाय बर्थ। जो भी उसको लाइफ मिली है तो वो उसके लिए किसी का ऋणी है, और ऋणी किस किस का है, उसके पेरेंट्स का है, उसके एंसेस्टर्स का है, उसके टीचर्स का है, और भगवान का ऋणी है। तो ये जो ऋण है वो तीन तरीके से बताया गया है, तीन ऋण बताए गए हैं। एक सबसे पहले पितृ ऋण है, फिर ऋषि ऋण है, और एक देव ऋण है। अब पितृ ऋण में क्या है, जो ऋण है वो किसके प्रति है, पेरेंट्स के प्रति है, और एंसेस्टर्स उसके पूर्वजों के प्रति है। फिर जो ऋषि ऋण है उसमें उसके टीचर्स के प्रति ऋण है, और देव ऋण है वो भगवान के प्रति ऋण है। तो एक एक करके इनको अब हम लोग देखते हैं क्या है, रीड आउट कर लेते हैं ताकि वो टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी याद रहे। तो जो पितृ ऋण है, थ्री टाइप्स ऑफ ऋण में पितृ ऋण जो है वो क्या कहता है कि द डेट इज टुवर्ड्स पेरेंट्स एंड एंसेस्टर्स बिकॉज ऑफ हुम आर लाइफ, है ना, आउट नहीं है ये, आर लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस। टू पे इट पेरेंट्स शुड बी सर्व्ड एंड रिस्पेक्टेड, है ना। ये आपको पितृ ऋण चुकाने के लिए पेरेंट्स को सर्व करना चाहिए और रिस्पेक्ट उनकी करनी चाहिए। और ट्रिब्यूट शुड बी पेड टू एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स का भी आपको आदर करना चाहिए। फिर ऋषि ऋण की बात है तो ऋषि ऋण में ऋण इज टुवर्ड्स टीचर्स हु टॉट अस हाउ टू लिव अ लाइफ, है ना। टीचर्स के प्रति आपका ऋण होना चाहिए, और टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड एंड सर्व्ड द वे पेरेंट्स हैव बीन रिस्पेक्टेड। वेदास और उपनिषद, भगवत गीता एक्सेट्रा शुड बी स्टडीड एंड टॉट, ये भी इनकी आपको स्टडी करनी चाहिए। इससे आपका जो ऋषि ऋण होता है वो पूरा होता है। फिर देव ऋण की बात करें तो देव ऋण है ऋण टुवर्ड्स गॉड बिकॉज ऑफ होम नेचुरल सिस्टम फंक्शंस, है ना। जो रित हमने बात की वो रित जो फंक्शन चल रहा है, जो ऑर्डर चल रहा है वो भगवान की वजह से चल रहा है। तो एटलीस्ट सूरज उग रहा है, बारिश हो रही है, गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, सारी चीजें हो रही है, तो उसके लिए आपको ऋणी होना है। किसका ऋणी होना है, भगवान का ऋणी होना है। तो टू रीपे द डेट यज्ञ शुड बी परफॉर्म्ड, है ना। यज्ञ, ये वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो है ना, जो इसको, अब एक तो कंसेप्ट है यज्ञ, है ना, इंग्लिश में इसको यज्ञ लिखेंगे या यज्ञ लिखेंगे, है ना। तो आप हो सके तो आप कमेंट में बताना, फिर हम लोग इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे कि क्यों इसको यज्ञ ना लिख के और यज्ञ लिखा जाता है ना। तो इसके बारे में आप सोचना, एक बार थोड़ा सा विचार करना और थोड़ा फाइंड आउट करने की कोशिश करना। फिर इसके लिए क्या है, यज्ञ आपको परफॉर्म करना चाहिए, एंड प्रेयर शुड बी डन, वर्सेस शुड बी चांटेड, है ना, वर्सेस शुड बी चांटेड, उसका उच्चारण हमको बार बार करना चाहिए। तो ये तीन तरीके के ऋण हमको वैदिक कंसेप्ट बताता है। फिर इफ ये जो ऋण है अगर ये चुकाए नहीं गए तो क्या होगा, तो पर्सन के नॉट अटेन सैल्वेशन, उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, और उसको कुछ दुख झेलने पड़ेंगे। और वो दुख भी तीन तरीके के बताए हैं, एक तो आध्यात्मिक दुख है, एक अधिभौतिक दुख है, और एक अधिदैविक दुख है।
ये अधिदैविक में देखो शायद दो मात्रा आएगी, है ना, ये अधिदैविक दुख है। हिंदी देख लेना, इंग्लिश मीडियम से हो ना, तो इंग्लिश सही से आएगी, और हिंदी तो नहीं आएगी, तो नहीं आएगी, तो हिंदी और इंग्लिश थोड़े से 20 दिन देख करके चलना। फिर आध्यात्मिक जो दुख है उसमें देखो ड्यू टू वंस ऑन बॉडी, ये बॉडी का दुख आएगा, इसमें हेडेक और ऐसी समस्या आएंगी। फिर अधिभौतिक दुख आएगा, उसमें क्या होगा, इट इज कॉज बाय अदर लिविंग बींग्स, लाइक स्नेक बाइट हो जाएगा, कोई कुत्ता काट लेगा, ऐसे जो दुख होंगे ये अधिभौतिक दुख है। आ गया ड्रॉट, आ गया अर्थक्वेक, आ गया, ये सारी समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी। फिर द कंसेप्ट ऑफ ऋण इज ऑल्सो रेलेवेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो कोई भी टॉपिक हो उसको आप एडमिनिस्ट्रेशन से, एथिक्स वाले को एडमिनिस्ट्रेशन से जरूर जोड़ के देखना, क्योंकि एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन अपना सब्जेक्ट है, एथिक्स सब्जेक्ट ही नहीं है, एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन अपना सब्जेक्ट है। फिर इसमें कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि सिविल सर्वेंट शुड कंसिडर देमसेल्व्स इंडेट टू सोसाइटी, है ना, आपको सोसाइटी के प्रति आपको ऋणी समझना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी ड्यूटीज को फुलफिल करना है, एंड शुड फुलफिल देयर ड्यूटीज अकॉर्डिंगली। तो ये बात हो गई रित और ऋण की। फिर बात करें तो ड्यूटी की, कर्तव्य की, तो कर्तव्य देखो जो कंसेप्ट है उसमें नैरो मीनिंग में तो अपने को कर्तव्य क्या लगता है, लीगल ऑब्लिगेशन जो हमारे ऊपर है ना, जो न्यायिक ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर है वही कर्तव्य है। पर ब्रॉड मीनिंग में देखा जाए तो कोई भी ऐसी चीज जो लीगली बाइंडिंग हो या ना हो, चाहे पर्सन उसको डिजायर करता हो या ना करता हो, वो हमारा कर्तव्य हो सकता है। तो देखिए एक एक करके इसको देखते हैं। नैरो मीनिंग, इन नैरो मीनिंग ड्यूटी इज रेफर टू लीगल ऑब्लिगेशन, बट इन ब्रॉड मीनिंग all those actions are duties which should be performed whether it is legally binding or not, whether the person desires for it or not. डीओंटोलॉजिकल थिंकर्स अपन ने इतनी बात की, वो ड्यूटी के बारे में बात करते हैं, है ना। इमानुअल कांट की बात की, इमानुअल कांट क्या कहते हैं, उनके आप कोटेशन है ना प्लीज याद कर लेना, ड्यूटी फॉर ड्यूटीज से, दोज एक्ट्स आर एथिकल विच आर परफॉर्म्ड विद ड्यूटी कॉन्शियसनेस, है ना, ड्यूटी फॉर ड्यूटीज से की बात करते हैं। फिर भगवत गीता की हमने बात की, वो स्वधर्म की बात करती है। फिर हिंदुइज्म में 4 पुरुषार्थ हैं, वो भी ड्यूटी की बात की जाती है, तभी ये 4 पुरुषार्थ जो हैं ये सत्य होंगे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यूटीज की अगर हम बात करें तो ड्यूटीज देखो पॉजिटिव ड्यूटीज हो सकती है, नेगेटिव ड्यूटी हो सकती है। पॉजिटिव ड्यूटी तो क्या, जो हमको कौन सा ऐसा काम है जो हमको करना चाहिए, और नेगेटिव ड्यूटी क्या, कौन सा ऐसा काम है जो हमको नहीं करना चाहिए। जैसे पॉजिटिव ड्यूटी मान लो कि हमेशा सच बोलना चाहिए, ये पॉजिटिव ड्यूटी है, और झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये नेगेटिव ड्यूटी हो गई, क्योंकि वर्जना कर रही है तो नेगेटिव ड्यूटी हो गई। फिर परफेक्ट ड्यूटी और इम्परफेक्ट ड्यूटी है। परफेक्ट ड्यूटी क्या है, दोज ड्यूटीज विच आर इन विच एक्सेप्शंस आर एक्सपेक्टेड, है ना, एक्सपेक्टेड नहीं एक्सेप्टेड, है ना, एक्सेप्शन इसमें स्वीकार किए जाते हैं, ऐसी परफेक्ट ड्यूटीज होती हैं, और इसमें साथ में राइट्स भी दिए जाते हैं। जबकि इम्परफेक्ट ड्यूटी कौन सी होती है, जिसमें एक्सेप्शंस एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं, और राइट्स भी इसमें जो ड्यूटी है उसके प्रोपोर्शन में राइट्स भी नहीं दिए जाते हैं। फिर सब्जेक्टिव ड्यूटी और ऑब्जेक्टिव ड्यूटी की बात करें तो सब्जेक्टिव वो है जो इंडिविजुअल के द्वारा इंटरप्रेट, ड्यूटीज विच आर इंटरप्रेटेड बाय एन इंडिविजुअल, और ड्यूटीज विच आर यूनिफॉर्म टू ऑल ऑब्जेक्टिव हो जाएगी, है ना, वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ हो जाएगी। फिर लीगल ड्यूटीज और मॉरल ड्यूटीज की बात करें तो ड्यूटीज विच आर लीगली बाइंडिंग एंड ऑन वायलेशन ऑफ दोज पनिशमेंट्स दी जाती हैं, जैसे कि लीगल पनिशमेंट होगी, जेल हो जाएगी आपको, और ऐसी जो लीगली अवेलेबल पनिशमेंट्स हैं वो हो जाएंगी। फिर मॉरल ड्यूटीज क्या होंगी, जो मॉरली बाइंडिंग होगी, और उसके वायलेशन पे आपको क्या मिलेगा, सोशल क्रिटिसिज्म मिलेगा। तो मॉरली बाइंडिंग होगी, और जो वायलेशन ऑफ दीज वुड अट्रैक्ट सोशल क्रिटिसिज्म। तो ये ड्यूटी की बात हुई। अब ड्यूटीज ऑफ एन इंडिविजुअल, क्या क्या ड्यूटीज हैं जो इंडिविजुअल की मानी जाती हैं, कुछ तो सेल्फ रिगार्डिंग ड्यूटीज हैं, कुछ अदर रिगार्डिंग ड्यूटीज हैं, और कुछ क्या है, गॉड रिगार्डिंग ड्यूटीज हैं। सेल्फ रिगार्डिंग ड्यूटीज में फिजिकल ड्यूटी है, इंटेलेक्चुअल ड्यूटी है, नॉलेज गेन करना, फिजिकल ड्यूटी है खुद को फिजिकली फिट रखना, और इंटेलेक्चुअल ड्यूटी में गेन करना नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ रैशनैलिटी, तार्किक होना। इकोनॉमिक ड्यूटी है खुद की लाइवलीहुड खुद कमाना, अर्निंग वंस ओन लाइवलीहुड, और मॉरल ड्यूटी है कंट्रोलिंग वंस ओन सेंसेस, है ना। जबकि अदर रिगार्डिंग ड्यूटीज में क्या आती है, ड्यूटीज टुवर्ड्स फैमिली, फैमिली का ध्यान रखना है, पेरेंट्स का ध्यान रखना है, फ्रेंड्स के साथ में अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने हैं, सोसाइटी हो, नेशन हो, ह्यूमैनिटी हो, नेचर हो। फिर गॉड रिगार्डिंग ड्यूटीज में देखो तो रिलीजियस ड्यूटीज आ जाती हैं, स्पिरिचुअल ड्यूटीज आ जाती हैं। तो ये 3 तरह की ड्यूटीज का, इंडिविजुअल की जो ड्यूटीज हैं उनका 3 तरीके का विभाजन है। फिर इसके बाद में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज और कुछ और आइडियाज हैं, तो इसके बारे में बात करें अपन। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज क्या है, व्हेन 2 और मोर ड्यूटीज आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर, है ना, है तो दोनों ड्यूटीज ही पर कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है। तो टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज लोअर ड्यूटी कैन बी सैक्रिफाइस, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि लोअर ड्यूटी को आप सैक्रिफाइस कर सकते हो फॉर हायर ड्यूटी। फॉर दीज, है ना, गाइडेंस कैन बी टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन से आप गाइडेंस ले सकते हो, लॉज हो, रूल्स हो, रेगुलेशंस हो, कॉन्शियंस या सीनियर्स हो, इनसे आप गाइडेंस ले सकते हो कि जो अब आप कर तो लोगे रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, है ना, पर आपको ये तो पता चलना चाहिए कि लोअर ड्यूटी कौन सी है और हायर ड्यूटी कौन सी है। तो इस सब के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन से, लॉज से, रूल्स रेगुलेशंस और इन सब से गाइडेंस ले सकते हो। सम थिंकर्स आल्सो बिलीव दैट देयर इज नथिंग लाइक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, कुछ लोग तो मानते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज होता ही कुछ नहीं है, क्योंकि एक इंसान इमोशन से इन्फ्लुएंस हो जाता है, इसलिए उसके मन में ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। और मोमेंट आदमी इमोशन छोड़ देता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज अपने आप ही खत्म हो जाती है। तो ह्यूमन बीइंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशन, देयरफॉर दैट पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्लियर सिचुएशन। इफ इमोशंस आर कंट्रोल्ड देन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज विल डिसअपियर, ठीक है। तो ये बात कुछ थिंकर्स मानते हैं। वैसे अपन ने इसके विरोध में भी कुछ बातें की थी कि बिना इमोशन का होना क्या ये तार्किक बात है कि नहीं है, बट विल नॉट गो इनटू दैट। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज की बात है। 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, इतनी 4 बातें आपको लिख करके आनी है।
फिर रिलेशन बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज, तो राइट्स और ड्यूटीज के बीच में क्या रिलेशन है, राइट्स क्या चीज होती है और ड्यूटीज क्या चीज होती है। तो देखो पर्सन का जो क्लेम है अगेंस्ट द सोसाइटी वो तो राइट कहलाया, और जो क्लेम है सोसाइटी का अगेंस्ट द इंडिविजुअल वो कहलाया क्या, ड्यूटी। जैसे कि पर्सन सोसाइटी में चाहता है कि अपने को फुल इज्जत मिलनी चाहिए, तो ये तो जो इज्जत मांगने वाली चीज है ना, ये तो पर्सन का क्लेम हो गया अगेंस्ट द सोसाइटी, तो ये उसका इज्जत मिलना उसका राइट हो गया भाई। परंतु सोसाइटी अगले से क्लेम करेगी, इंडिविजुअल से क्लेम करेगी कि आपको अच्छा आचरण रखना है तो आपको इज्जत मिलेगी, तो वो इंसान की क्या बन जाती है, ड्यूटी बन जाती है। अच्छा आचरण इंसान की ड्यूटी बन जाएगी, तो उसके प्रति उसको राइट मिल जाएगा क्या, कि उसको इज्जत मिलेगी। वैसे ही तो अमेरिका में जितनी भी लड़ाई है वो कभी भी नहीं है। आपको पता होगा फंडामेंटल ड्यूटीज, हमने इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में हमने मेजर पोर्शन अगर अमेरिका यूएसए से लिया है, तो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज जैसी चीज रशिया, यूएसएसआर, जर्मनी और जापान और इन सबसे इंस्पायर्ड होकर के ये चीजें ऐड की हैं। पर ड्यूटी के प्रति कैपिटलिस्ट सोसाइटी थोड़ी सी मतलब चुप रहती है। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या करती है, एम्फेसाइज करती है मोर ऑन राइट्स, बट देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। फिर ड्यूटीज विदाउट राइट्स लीड्स टू डिसऑर्डर, है ना, और दोनों में से कोई भी एक नहीं होगा तो डिसऑर्डर बनेगा। ड्यूटीज होंगी विदाउट राइट्स तो डिसऑर्डर हो जाएगा, राइट्स होगा विदाउट ड्यूटीज तो डेस्पोटिज्म क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू मतलब इसमें एक बैलेंस बना रहना चाहिए। फिर अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, है ना, ये दो साइड्स हैं किसकी, सेम कॉइन की। इफ ईच इंडिविजुअल ऑब्जर्व्स हिज ड्यूटीज, ये तो इतना फोकस ड्यूटी पे कर रहे हैं कि मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अपने महात्मा गांधी को डीओंटोलॉजिकल में क्यों नहीं पढ़ा, कि इंडिविजुअल ऑब्जर्व्स, इफ इंडिविजुअल ऑब्जर्व्स हिज ड्यूटीज देन राइट्स ऑफ अदर्स विल ऑटोमेटिकली बी प्रोटेक्टेड। तो ये महात्मा गांधी का विचार है। फिर आगे हम लोग टॉपिक जो देखेंगे वो गुड का टॉपिक है, सुख का, है ना। मैंने आपको पहले भी बताया कि गुड हिंदी में अच्छा होता है, पर फिलोसफी में होता है सुख। फिलोसफी की भी अपनी टर्मिनोलॉजी है। फिर गुड इज दैट विच वन डिजायर, है ना, जो खुद के डिजायर होते हैं और वांट्स होती हैं वो गुड है, वो सुख है। नीड्स देयरफॉर इज दैट इज डिजायरेबल, जो भी नीड्स हैं इसलिए वो डिजायरेबल हो जाती है। फिर गुड्स आर मेनी बट दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, या तो रिलेटिव गुड हो सकता है या एब्सोल्यूट गुड हो सकता है। अब रिलेटिव गुड क्या होगा, जो किसी हायर ऑब्जेक्टिव के लिए या हायर गुड को अटेन करने के लिए जो गुड होता है वो रिलेटिव गुड है, और हायर जो गुड है जो एब्सोल्यूट गुड होगा। फिर हियर गुड इज यूज्ड एज अ मीन, ये एक साधन की तरह प्रयोग किया जाएगा। फिर इट मींस दैट इट विल बी यूज्ड टू अचीव सम हायर ऑब्जेक्टिव या हायर गुड, और इसको सबऑर्डिनेट गुड भी हम लोग कह सकते हैं जो रिलेटिव गुड है। जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि इकोनॉमिक गुड वेल्थ हो गई, है ना, फिजिकल गुड हेल्थ हो गई, ये सारी चीजें क्या है, ये हायर ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने की चीज है। सोशल प्रेस्टीज हो गई, ये सारी चीजें क्या है, हायर ऑब्जेक्टिव को। एब्सोल्यूट गुड की बात करें तो हियर गुड इज यूज्ड एज एन एंड, है ना, ये साधन नहीं है, ये साध्य है, नॉट सबऑर्डिनेट टू एनी अदर गुड, किसी और गुड के सबऑर्डिनेट नहीं है। ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ आर डन टू अटेन द एब्सोल्यूट गुड। और एब्सोल्यूट गुड क्या है, कांट के लिए देखो, इमैनुअल कांट के लिए देखें तो ड्यूटी एब्सोल्यूट गुड है, हिंदुइज्म के लिए देखें तो सैल्वेशन मुक्ति एब्सोल्यूट गुड है, जैनिज्म में केवल्य है, और बुद्धिज्म में निर्वाण है। वैसे ही जब आप सर्विसेज में चले जाओगे तो आपके लिए क्या होगा, पब्लिक वेलफेयर एब्सोल्यूट गुड होगा, और आप जितनी भी चीजें करोगे, इकोनॉमिक गुड तो मत बनाना, पर फिजिकल गुड और सोशल गुड जितनी भी बनाओगे वो किस लिए बनाओगे, टू अचीव योर एब्सोल्यूट गुड विच इज पब्लिक वेलफेयर। नॉलेज अबाउट गुड कम्स थ्रू इंट्यूशन, और ये कह रहे हैं कि जो गुड की नॉलेज है वो इंट्यूशन की वजह से आती है। ये पर्टिकुलर जो अंतः प्रज्ञावादी हैं उनकी सोच के हिसाब से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इंट्यूशन से क्या आती है, नॉलेज ऑफ गुड। फिर लास्ट में आता है वर्च्यू। अब वर्च्यू हमने सोक्रेटिस पढ़ने के बाद में अलग से वर्च्यू पढ़ने की वैसे तो कोई जरूरत है नहीं, पर फिर भी देख लेते हैं वर्च्यू सद्गुण क्या होता है। एक्सेलेंट क्वालिटीज आर कॉल्ड वर्च्यूज, दे आर एक्सप्लेन्ड एज एक्सेलेंस इन ह्यूमन लाइफ। वर्च्यूज जो होती है मोटिवेट करती है पर्सन टू डू मॉरल वर्क, है ना, वो हमेशा, अगर जो सद्गुण इंसान है वो हमेशा मॉरल वर्क के बारे में विचार करेगा। वर्च्यूज इनेट नहीं होती हैं, दे आर नॉट इनेट, मतलब कि जब आप पैदा होते हो तब आपके साथ में ये नहीं आती हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम इनेट टेंडेंसीज लाइक हंगर हो गया, सेक्स हो गया, स्लीप हो गई, ये सब आपकी इनेट टेंडेंसी है। जब बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको अपने आप पता चल रहा है कि मुझे सोना है, मुझे भूख लगी हुई है, तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स उसको पता है, तो ये उसकी इनेट टेंडेंसीज है। पर वर्च्यू ऐसा नहीं है, सद्गुण ऐसा नहीं है। ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग वर्च्यूज, और उसके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन लाइफ वर्चुअस लाइफ इज नेसेसरी, ये हमने सोक्रेटिस जब पढ़ा था, सुकरात, तो हमने देख लिया था। ग्रीक थिंकर्स यहाँ पर बता ही रहे हैं कि ग्रीक थिंकर्स बात करते हैं, एक्सेसिवली एम्फेसाइज करते हैं किसके ऊपर, वर्चूज के ऊपर, सद्गुण के ऊपर। इसके लिए क्या है, नॉलेज वर्चू है। प्लेटो के लिए हमने देखा क्या है, चार कार्डिनल वर्चूज हैं, विजडम, विवेक, करेज, साहस, टेम्परेंस, संयम, और जस्टिस, न्याय। एरिस्टोटल के लिए देखो टू टाइप्स ऑफ वर्चूज हैं, इंटेलेक्चुअल वर्चू है जो कि हम लोग स्टडिंग से, पढ़ाई करके प्राप्त कर सकते हैं, और मॉरल वर्चू है जो हम लोग प्रैक्टिस से प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसके बारे में देखो तो वर्चूज की भी तीन कैटेगरीज बनाई हुई हैं। एक वर्चूज होते हैं सेल्फ के लिए, एक वर्चूज होते हैं दूसरों के लिए, और एक कुछ वर्चूज होते हैं जो आइडियल्स होते हैं। जैसे कि सेल्फ के लिए वर्चूज है करेज हो गया, सेल्फ कंट्रोल हो गया, प्रूडेंस हो गया, विजडम हो गया। और जो टुवर्ड्स अदर्स हैं काइंडनेस हो गया, कंपैशन, ह्यूमिलिटी। और जो आइडियल्स हैं इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, और इसमें और भी बहुत सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो। तो ये वर्चूज के बारे में बात थी। ठीक है, तो ये आज हमने कंसेप्ट ऑफ रित रन देखा, है ना। मुझे वैसे जो रित का कंसेप्ट है वो पर्सनली थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और हो सकता है मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा टाइम लिया हो, बट एनीवेज आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, यू मस्ट ट्राई योर बेस्ट।
तो इसके बाद में हम लोग बहुत ज़्यादा लंबे लेक्चर्स नहीं होंगे, मैं कोशिश करूँगा कि हम लोग बाय संडे इसको फिनिश करते हैं, और बाकी लेक्चर्स के लिए भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, तो कोशिश करेंगे वो भी जल्दी आ जाएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।